मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 न्यूज शो, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए जानते हैं खबरों में आपके लिए क्या। और आज की पहली खबर आपको बताने वाला हूं। देश में आपने देखा होगा, दुनिया में आपने देखा होगा, चर्चा होती है किम जोंग की। लेकिन किम जोंग ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो दुनिया में डराने के लिए काफी है, क्योंकि किम की सेना पड़ोसी देश साउथ कोरिया में घुस गई है। तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, ये देख रहे हैं आप, ये है तानाशाह किम जोंग नॉर्थ कोरिया का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति साउथ कोरिया के ली जे म्यूंग। और ली जे म्यूंग इस समय चिंता में पड़ गए, क्योंकि किम ने क्या किया, किम ने अपनी सेना को अंदर भेज दिया है। आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीरें, ये देखिए, किम जोंग की सेना साउथ कोरिया के अंदर घुस गई है। समझ नहीं आया किसी को ये क्या हुआ। कुछ सैनिक एकाएक जाते हैं और साउथ कोरिया की सीमा में घुस जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह सैनिक साउथ कोरिया के अंदर घुस गए और साउथ कोरिया में हड़कंप मच गया कि आखिर ये किम जोंग ने क्या कर दिया है। लेकिन इसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, किम जोंग, उनकी सेना इतनी ताकत रखती है कि वो रूस यूक्रेन जंग में भी भाग ले चुके हैं। देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ कोरिया की सेना है। जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें यही सेना गई और कई सारे सैनिक मारे भी गए। देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ कोरिया के ही सैनिक हैं। और पूरा सपोर्ट रूस को दिया है, रूस की तरफ से जंग में शामिल हुए हैं और यूक्रेन में तबाही मचाई है किम जोंग की सेना ने। और अब ये साउथ कोरिया के अंदर घुस गए। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि कैसे किम जोंग की सेना रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हुई है। देख रहे हैं आप, ये उन लोगों के शरीर हैं, पार्थिव शरीर हैं। ये किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया की सेना है, उसके सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। देख रहे हैं आप, ये किम जोंग उन्हें मेडल पहना रहा है मरणोपरांत, और उनके परिवार वालों से मिल रहा है। 이르게 쓰러진 아까운 젊음들을 다시 일으켜. 비록 생은 짧았어도 नॉर्थ कोरिया के सैनिक साउथ कोरिया में घुस गए। किम जोंग के सैनिकों ने सीमा पार की और साउथ कोरिया की सीमा में दाखिल हो गए। साउथ कोरिया की सेना ने कई बार चेतावनी भी दी, किम के सैनिक लौटे नहीं। फिर साउथ कोरिया की सेना ने जबरदस्त फायरिंग कर दी। किम के सैनिक किसी तरह वापस लौट आए, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच टेंशन को बढ़ा दिया। किम के साथ पुतिन खड़े हैं तो साउथ कोरिया के साथ ट्रंप खड़े हुए हैं। सवाल यही है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या जंग के मुहाने पर आ गए हैं? देखा आप, किम जोंग आखिर चाहते क्या है, क्यों आखिर उनकी सेना घुस गई है? आइए जरा आपको बताता हूं कैसी पूरी तैयारी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है दर्शकों। किम जोंग उनके सैनिक साउथ कोरिया के अंदर घुस गए। नॉर्थ कोरिया के 30 सैनिक सीमा पार करके साउथ कोरिया में चले गए। साउथ कोरिया की सेना भी तैयार बैठी थी। उन्होंने नॉर्थ कोरिया यानी किम के सैनिकों को चेतावनी दी। अब साउथ कोरिया की सेना ने चेतावनी दी और साउथ कोरिया ने किम के सैनिकों से कहा कि आप लौट जाइए। जब नॉर्थ कोरिया के सैनिक नहीं माने, वो डटे रहे, तब साउथ कोरिया की तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। साउथ कोरिया ने चेतावनी देते हुए गोलियां भी दागी। फायरिंग के बाद
किम के सैनिक वापस लौट गए। लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच टेंशन को बढ़ा दिया है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से लगी हुई सीमा सुरक्षा को बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया सीमा सुरक्षा बढ़ाने पर काम कर रहा है और साउथ कोरिया इसे लेकर कड़ी आपत्ति जता रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दूं, पिछले साल नॉर्थ कोरिया के सैनिक सीमा पर कांटेदार तार लगा रहे थे, जैसा आप लगाते हैं बाउंड्री बनाने के लिए, और किम के सैनिकों को टैंक रोकने वाला सिस्टम लगाते हुए देखा गया था। उस वक्त भी साउथ कोरिया ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। बार बार किम के सैनिक सीमा पार कर रहे हैं और विवाद को बढ़ा रहे हैं, और एक बार फिर यह विवाद खड़ा हो गया। लेकिन आप सोचिए कि आखिर किम जोंग चाहते क्या है? वो क्यों अपने सैनिकों को साउथ कोरिया के अंदर भेज रहा है? इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली मयूंग ने प्रस्ताव रखा कि हमें नॉर्थ कोरिया के साथ में अच्छे बेहतर रिश्ते डेवलप करने चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बहन ने कह दिया कि ली मयूंग कोर्स ऑफ हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, बल्कि जो सिंबॉलिक यूनिफिकेशन के साइंस थे नॉर्थ कोरिया में, सड़कें, रेल लिंक, मूर्तियां, उन्हें भी तोड़वा दिया। उधर नॉर्थ कोरिया के कुछ ट्रूप जो डीमिलिटराइज्ड जोन में डिवीजन वाली लाइन को पक्का करने के लिए उसको क्रॉस किया, तो साउथ कोरिया के ट्रूप्स ने अपनी मशीन गन से 10 राउंड फायर कर दिए। स्थिति बहुत टेंशन पूर्ण हो गई, क्योंकि पहले से ही नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट या तानाशाह किम जोंग ये कहते रहे हैं कि जब भी अमेरिका और साउथ कोरिया एक्सरसाइज करते हैं, वार एक्सरसाइज करते हैं, असलियत में ये मेरे खिलाफ युद्ध का रिहर्सल होता है। लिहाजा लगता है इनके एटीट्यूड को देखते हुए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एक नया फ्रंट खुलेगा, और अगर खुलेगा तो दोनों देशों की ताकत क्या है, कितनी ताकत रखते हैं, आइए जरा हम आपको बताते हैं दोनों देश कितनी ताकत रखते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 13,20,000 सैनिक हैं। साउथ कोरिया के पास सैनिकों की संख्या 6 लाख है। नॉर्थ कोरिया में रिजर्व सैनिक जो हैं 5,60,000 हैं, और साउथ कोरिया के पास मात्र 31 लाख है। अब आगे बढ़िए, टैंक कितने हैं? नॉर्थ कोरिया के पास 5,845 टैंक है, जबकि साउथ कोरिया के पास 2,501 हैं, बिल्कुल आधे। नॉर्थ कोरिया के पास एयरक्राफ्ट की संख्या 951 है, और साउथ कोरिया के पास ज्यादा है, डबल है, लगभग 1576 एयरक्राफ्ट है। इधर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, लड़ाकू विमान, नॉर्थ कोरिया के पास 440 है और साउथ कोरिया के पास 354 है। अब आपको बताता हूं, हेलीकॉप्टर नॉर्थ कोरिया के पास 205 की संख्या है, लेकिन साउथ कोरिया यहां पर ज्यादा दबदबा रखता है, 758 हेलीकॉप्टर है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नॉर्थ कोरिया के पास ज्यादा है तो साउथ कोरिया के पास कम है। आप समझ सकते हैं कि अगर जंग होती है तो दोनों देश जबरदस्त प्रहार करेंगे। नॉर्थ कोरिया ट्रांसपोर्ट विमान सिर्फ एक है, मात्र एक है। साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट है, उसके पास 41 है। नॉर्थ कोरिया के पास सैन्य वाहन 24,696 और साउथ कोरिया के पास डबल से भी ज्यादा है, 66,492। और आप सोचिए, नॉर्थ कोरिया के पास 4,500 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, और इधर साउथ कोरिया के पास इसकी संख्या 3,189 है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया इसमें दबदबा रखता है, 2,920 है। साउथ कोरिया के पास आधे से भी कम है, 581। नॉर्थ कोरिया के पास समुद्री ताकत जो है वो भी ज्यादा है, पनडुब्बियां 35 हैं, और साउथ कोरिया के पास मात्र 22 पनडुब्बियां हैं। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार की धमकी देता है, और ये दुनिया जानती है। नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं और साउथ कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है। नॉर्थ कोरिया 3.5 अरब डॉलर खर्च करता है और साउथ कोरिया 44.7 अरब डॉलर खर्च करता है। लेकिन अगर जंग होती है तो दोनों देश पूरी ताकत रखते हैं। लेकिन आप सोचिए, किम जोंग बार बार धमकी देता है किसकी? परमाणु हथियार की। और आपको दिखाते हैं, इसलिए अमेरिका बीच में आ गया। अमेरिका हर लड़ाई में बीच में आता है। अब मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ली मयूंग की,
ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले। हमारे पास खबर है, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, इधर यूएस साउथ कोरिया का युद्ध अभ्यास चल रहा है, यानी अमेरिका और साउथ कोरिया युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और ये किम जोंग को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तो कहीं उसने अपनी सेना को अंदर नहीं भेज दिया, इसलिए तो कहीं वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाता हूं। धमकी के बीच 2 मिसाइल टेस्ट कर दी। सोचिए आप, किम जोंग तानाशाह है, जब उसका मन करता है वो मिसाइल टेस्ट करता है, और एक बार फिर जैसे ही उसे पता चला कि युद्ध अभ्यास चल रहा है, ली म्यूंग मिलने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, 2 मिसाइल का टेस्ट हुआ है। और अब खबर यह है कि इस समय हालात खराब होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए इधर। ये देखिए आप, नॉर्थ कोरिया ने इसी मिसाइल को दागा है। अब आप सोचिए साउथ कोरिया में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। साउथ कोरिया भागा भागा डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहा है। क्या मुलाकात में होने वाला है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है तो दूसरी तरफ कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इसलिए कह रहे हैं एक और फ्रंट खुलने वाला है। इधर आप देख रहे हैं किम जोंग के साथ पुतिन है, रूस की मदद भी की है युद्ध में। नॉर्थ कोरिया ने आज 2 मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया है दर्शकों। किम की सेना ने एयर डिफेंस से जुड़ी मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। दोनों मिसाइल ड्रोन और क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम हैं। नॉर्थ कोरिया ने कब और कहां टेस्ट किया इसकी तो कोई जानकारी नहीं है। किम जोंग खुद मिसाइल टेस्ट का निरीक्षण कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट के जरिए बड़ा संदेश दिया है। 24 घंटे में, देख रहे हैं ना, 24 घंटे में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और वॉशिंगटन में दोनों की मुलाकात होने वाली है। किम ने अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्ध अभ्यास की निंदा की। किम ने कह दिया है मिसाइल दागकर वो अपने तेवर भी दिखा चुके हैं। वो अमेरिका और साउथ कोरिया के दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पुतिन का भी सपोर्ट है। और इधर ट्रंप चाहते हैं कि किम परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम को रोक दें। अमेरिका ने किम से बातचीत शुरू करने की कोशिश भी की थी। किम ने साफ कर दिया कि वो अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में किम रूस के साथ खड़े हुए हैं। किम ने अपने 15,000 सैनिक लड़ने के लिए भेज दिए। किम ने रूस को तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइल भी भेजी है और युद्ध में नॉर्थ कोरिया के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और रूस ने इसके बदले नॉर्थ कोरिया को एयर डिफेंस तकनीक दी है। एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए मिसाइल और उपकरण भी दिए गए हैं। इसने अमेरिका और साउथ कोरिया की चिंता को बढ़ा दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये जंग और ये फ्रंट खुलता है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आएंगे और व्लादिमीर पुतिन भी मैदान में आएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, भारत में इस समय सियासत हो रही है, लेकिन मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि विपक्ष उनसे डरने लगा है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ ध्यान लगा रहे हैं, हर क्षेत्र में, और उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो बता रहा है कि मोदी रुकने वाले नहीं है, वो इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन किस किस को डर लग रहा है, आइए जरा तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, ये तीनों नेता डरने लगे। क्यों डरने लगे इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं आप, लोकसभा में एक ऐसा बिल लाया गया जो विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है, और मैं आपको सुनवाता हूं कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा के अंदर पेश किया था। सुनवाइए। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है।
पीएम मोदी के इस ऐलान ने विपक्ष में भूचाल ला दिया। पीएम के इस ऐलान के बाद विपक्ष को जेल जाने का डर सताने लगा है। गंभीर आपराधिक मामलों में मोदी सरकार का पीएम, सीएम और मंत्रियों को कुर्सी छोड़ने का कानून बनाने की कोशिश ने विपक्ष की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। इसलिए विपक्ष ने हर हाल में बिल का विरोध किया है और जेपीसी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है कि सरकार एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आ रही है। हम लोग इस बिल के लिए जो जेपीसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होंगे। अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। दरअसल संसद में बिल पेश होने के समय से ही विपक्ष सदमे में। पहले तो विपक्ष ने सदन में बिल रोकने की भरसक कोशिश की। संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन, लेकिन सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि जेल से सरकार चलाने का खेल दुनिया देख चुकी है। ऐसे में सरकार के पास नया कानून बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है, और जब इतना बड़ा कानून बनेगा तो डर तो पैदा होगा ही। हमारे राजेंद्र बाबू, बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, और इसलिए क्या विपक्ष डरने लगा है? आइए आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला जिससे विपक्ष की मुश्किल खड़ी हो गई। मोदी सरकार ने संसद में 3 बहुत अहम बिल पेश किए हैं, जो पीएम, सीएम, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की कुर्सी से जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों किसी क्राइम में 30 दिन तक अरेस्ट होंगे तो इनकी कुर्सी पक्का जाएगी। वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, कुर्सी जानी तय है। आप ये समझिए। और मात्र शर्त इतनी सी है कि क्राइम में सजा का प्रावधान कम से कम 5 साल का होना चाहिए। सरकार ने बिल पेश किया और इसे जेपीसी में भेजने का ऐलान कर दिया, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी अपनी राय दे सके। फिर उनकी राय के आधार पर जो जरूरी होगा वो बदलाव किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से विपक्ष परेशान हो गया है। विपक्ष हर हाल में इस बिल को रोकना चाहता है, इसलिए जेपीसी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। 3 दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया। टीएमसी जेपीसी का बहिष्कार का फैसला करती है। ममता बनर्जी की पार्टी ने जेपीसी को नौटंकी बता दिया। टीएमसी ने कहा जेपीसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल सियासी हथियार के तौर पर किया जा रहा है। मोदी सरकार आने के बाद इस पर सियासत चल रही है, और जब जेपीसी जवाबदेही के लिए बनाई जाती है, इधर जेपीसी में सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या ज्यादा होती है, यह भी कह रही है ममता बनर्जी। इसलिए सरकार के प्रति उसका झुकाव होता है। अखिलेश क्या कह रहे हैं? अखिलेश की सपा जेपीसी में शामिल नहीं होगी। अखिलेश का कहना है कि यह कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। किसी नेता को फर्जी तरीके से फंसाकर उसे हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद कहते हैं कि उन्हें गलत फंसाया गया था, तो ऐसे में इस कानून का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल, खबर यह है कि आम आदमी पार्टी भी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। दरअसल ये बिल जो है ना दर्शकों, ये केजरीवाल की वजह से ही आया है। केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे, कुर्सी छोड़ी नहीं, और कानून नहीं होने की वजह से कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया, लाचार था। और तमिलनाडु के एक और मंत्री जिन्होंने जेल से सरकार चलाई, सेंथिल बालाजी, गिरफ्तारी के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी, इसलिए सरकार को यह बिल लाना पड़ा, और अब इस पर भी विरोध हो रहा है। कैसे प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए जरा। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी,
तेजस्वी जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। आपकी सरकार एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आ रही है। इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, सरकारों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालना, उनका इस्तीफा लेना। तो लोकतंत्र को खत्म करने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम लोग इस बिल के लिए जो जेपीसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होंगे। टीएमसी क्यों जाएगा? टीएमसी का मंत्री जेल में है। टीएमसी तो वही फियर का साइकोसिस में डर रहा है। जिससे ये जो आइन पारित होगा इससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा टीएमसी को, इसलिए टीएमसी तो विरोधी करेगा। ये तो बहुत एक शानदार मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका तो समर्थन करना चाहिए। अपोजिशन ने इसका विरोध किया, इसका मतलब क्या? अपोजिशन भ्रष्टाचार के पक्ष में? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए फिर भी पद नहीं छोड़ा। ये तो एक प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका समर्थन करना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने अपील सदन में भी की। राजनीति में, राजनीतिक संस्थाओं में और गवर्नेंस में और अधिक शुचिता आनी चाहिए। जिन लोगों को खतरा है, मुझे लगता है, और जिन लोगों ने ऐसे काम किए उन लोगों को चिंता और भय होना स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि आज इस परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में वो आवश्यक भी। लेकिन जिस जेपीसी का विरोध किया जा रहा है, वो जेपीसी आखिर है क्या? उसमें क्या होता है? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे संयुक्त संसदीय समिति के नाम से जानते हैं, जिसे किसी खास मुद्दे पर विचार के लिए बनाया जाता है। खासतौर से किसी बिल पर अगर गहन विचार करना हो तो इसका गठन होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। जेपीसी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह तय नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और जेपीसी में बड़े दलों के सांसदों की संख्या ज्यादा होती है। अब लोकसभा स्पीकर जेपीसी के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और जेपीसी को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे फैसला लेती है और अगर जरूरी हुआ तो रिपोर्ट के आधार पर बिल में सुधार किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, विपक्ष को तो डर लग रहा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या यह डर है? क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डर नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा इस पर पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। यह ऐलान पीएम मोदी ने किया है और यह ऐलान कहां पर किया है? बिहार में। अब इसे लेकर भी खलबली मची हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा, राहुल और तेजस्वी की यात्रा बिहार में आगे बढ़ रही है और आज दोनों बाइक पर आ गए। देख रहे हैं आप, राहुल और तेजस्वी की यात्रा वोट यात्रा का 8वां दिन है और दोनों बाइक पर सवार होकर रैली निकाल रहे हैं। ये देखिए आप, इधर आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से कहा जा रहा है कि ये वोट यात्रा दोनों अपने आप को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन इस दौरान आज एक तस्वीर सामने है, देख रहे हैं आप, सुरक्षा में चूक कह लीजिए या फिर राहुल समर्थक के साथ हैं या समर्थक उनके पास पहुंच गया, कुछ भी कह सकते हैं। एक शख्स पहुंच जाता है और राहुल गांधी को किस करने की कोशिश करता है, उन्हें गले लगा लेता है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी अलग दावे कर रही है, लेकिन ये सुरक्षा में चूक भी बता रहा है।
अब इधर राहुल गांधी बिहार में है, तेजस्वी बिहार में है और बीजेपी इसे लेकर निशाना भी साध रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। सुना, बीजेपी कह रही है सिर्फ गाड़ियां बदली जा रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और इधर विपक्ष कह रहा है कि हम इसी मुद्दे पर डटे रहेंगे। मुद्दा कौन सा है? वोट चोरी का। और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मॉनसून सत्र में भी हंगामा कर रहा था। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो दिल्ली में हुआ, लेकिन पटना में विधानसभा के बाहर और अंदर भी इसी तरह वोट यात्रा से पहले प्रदर्शन किया गया और इसमें विपक्ष के नेता शामिल रहे। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन बहुत कुछ बताता है कि विपक्ष की मंशा क्या है। लेकिन इधर चुनाव आयोग ने, दिखाइए जरा तस्वीर, दावा कर दिया है। सोचिए दर्शकों, जहां आप हिंदुस्तान में रहते हैं और बिहार के लोग हैं, इन दोनों को देख लीजिए। ये दोनों महिला जो है पाकिस्तान की है और ये बाकायदा भारत में रह रही थी, अवैध आधार बनाया और हिंदुस्तान में वोट भी कर रही थी। सोचिए जरा। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इन लोगों ने बाकायदा हिंदुस्तान में वोट किया है और इनके डॉक्यूमेंट जब सामने आए, इनके कागजात सामने आए, तो लोग डर गए, लोग हैरान रह गए कि पाकिस्तान के लोग भारत में आकर मतदान कर रहे हैं। सोचिए आप, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया जा रहा है कि फर्जी आधार के जरिए पूरा का पूरा ये नेक्सस तैयार हुआ और इन लोगों ने भारत में, बिहार में वोट दिया। लेकिन सोचिए, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है एसआईआर, और उसमें ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो ये हैरान करने वाले हैं। बिहार में एसआईआर से सच सामने आने लगा है, विपक्ष कितना ही विरोध कर ले। चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम लिस्ट से निकाल दिए। अब खबर है कि बिहार में पाकिस्तानी वोटर भी मिले हैं। खबर है कि भागलपुर में 2 पाकिस्तानी नागरिक मिले हैं जो पिछले 60 साल से यहीं रह रहे थे, अवैध तरीके से वोट भी यहीं कर रहे थे। पहला कौन है? इमराना खातून। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी नागरिक है, इनका वोटर आईडी है। इमराना 1958 में वीजा लेकर भारत आ गई। वीजा अवधि जैसे ही खत्म हुई, वो वापस ही नहीं गई, भारत में ही रह गई। और भारत में रहने के लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की। क्या किया इन्होंने? भागलपुर के इब्नुल हसन से शादी कर ली। सुनिए आप, इसके बाद दस्तावेज में हेरफेर किया और आधार बना लिया। आधार कार्ड के आधार पर ही इन्हें अपना वोटर आईडी भी मिल गया। वोटर कार्ड बनवाने के बाद तमाम दस्तावेज बनवा लिए गए, जिसके बाद वो सरकारी उर्दू माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में शिक्षिका बन गई और इस दौरान बड़ी चालाकी से अपना नाम भी बदल लिया। क्या किया? इमराना खानम थी, अब क्या बन गई? इमराना खातून। किसी को शक भी नहीं हुआ। भेद खुलने के बाद अब फरार है और पुलिस इनकी महिला भी पाकिस्तानी है दर्शकों, जिसका नाम फिरदौसिया खातून बताया जा रहा है। एसआईआर की जांच के दौरान फिरदौसिया का सच सामने आ गया। वोटर लिस्ट से दोनों के नाम हटाने की कवायद चल रही है। दरअसल इस फर्जीवाड़े से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना है, लेकिन राहुल, तमाम विपक्ष के नेता जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, वो बार बार बवाल काट रहे हैं। और इसके बाद पूरा मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है ये चौंकाने वाला है और डराने वाला भी है। अब हम आपको बताते हैं इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं और जो महिला पकड़ाई है उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। नाम हटाने को लेकर आदेश भी आया है? नहीं, कोई आदेश नहीं। वो सिर्फ साथ मांग है कि आप हमको ये क्योंकि हम उनको बोला कि 2003 में जो वोट दिया है और जिसका एज इतना है तो उसको तो नहीं लगता कि आप दे दीजिए, हम दे दिया। बहुत दिन से आज से जुटा हुआ 45 जब एज है, 1945 में जन्म हुआ है, तो आप उसी से समझिए कि 11 पेपर जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या हम नहीं दिया, यही हर बार वोट देते हैं। हाँ, वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीजा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। इनका नाम हटाने के क्या? इमरान खान का है वो, उनका वीजा पासपोर्ट नंबर है। वो बताने की स्थिति में नहीं थी, थोड़ा तबीयत उसकी खराब थी, मैं गई देखी और वो नाम हटाने के लिए उन्होंने सर विभाग का आदेश था, ऑर्डर था, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के आधार से मैंने 7 नंबर फॉर्म भर के उनकी नाम हटाने। 1956 का ये है? हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। और रामपुर कोई जगह का नाम उसने? हाँ, अब वो उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो विभाग ही करेंगे और हम हमारे इसमें कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय से कोई ऑर्डर अब कुछ प्राप्त सूचना थी, निर्देश था। अब आपने सुन लिया बीएलओ क्या कह रहे हैं, डीएम क्या कह रहे हैं, उनके बेटे क्या कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी अब सियासत होने लगी। सुनिए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा बोली जा रही है चुनाव आयोग को लेकर, इसका जवाब देश की जनता देगी। और राहुल गांधी ये गलती कर रहे हैं, अभी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के बारे में जितने अब शब्द बोल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने मर्यादा तोड़ी, इसका जवाब देश की जनता उनको देने वाली है। आज SIR के मामले पर लोगों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर आई है, तो उससे साफ है कि जो कहते हैं उसके साथ सभी लोग हो गए। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी उनके साथ है, पूरा महागठबंधन साथ है और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ गया है, भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है। उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें, इसलिए इस तरह की नई नई कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के बीच में भेज रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका महत्व नहीं है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, इधर बिहार में सियासत हो रही है, उधर लालू की मुश्किल बढ़ गई है किसका साथ दें। तेज प्रताप यादव को तो वो पार्टी और परिवार दोनों से निकाल चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप मैदान में आ गए हैं और तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और आम लोगों के बीच में पहुंच गए और वो ऐसे ही अतरंगी काम करते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं और आज एक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। सुनिए जरा। तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही लोगों के बीच हैं और उन्होंने कहा कि ये कभी ट्रक पर चढ़ जाते हैं और आज उन्होंने भी एक रैली की है, लेकिन तेजस्वी पर सीधे निशाना साधा और कहा कि हम जनता के बीच हैं, लेकिन तेजस्वी कहीं गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं बाइक चला रहे हैं और इसे लेकर निशाना भी साधा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही है और ये आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। क्यों कह रहा हूं? लालू परिवार में विरासत की जंग छिड़ गई है।
तेज प्रताप ने फिर से विरासत का दावा ठोक दिया है। बड़े हैं उम्र में। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। तेज प्रताप ने राहुल और तेजस्वी की बाइक यात्रा पर व्यंग किया। राहुल ने और तेजस्वी ने बाइक यात्रा शुरू की। कार और बाइक पर निकाल रहे हैं यात्रा, ये कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। और वो कह रहे हैं कि हम तो गांव की पगडंडियों पर चलने वाले नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं हवाई नेता नहीं हूं, मैं हेलीकॉप्टर से चक्कर भी नहीं लगाता हूं, मैं तो जनता के बीच रहने वाला नेता हूं। मैं अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पर चल रहा हूं। पिछले एक हफ्ते में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर दूसरी बार हमला बोला। इससे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला बोला। लिखा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हुए हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हुए हैं। मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं, ये चुनाव परिणाम तय करेगा। यानी तेज प्रताप लगातार निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाता हूं। चुनाव में अपना अपना पापड़ बेलने में लगा हुआ है, रोटी बेलने में लगा हुआ है। सही में सब लोग अपना अपना, ठीक है, तेजस्वी जी राहुल जी अपना यात्रा निकाले हैं, लेकिन हम गांव के पगडंडी को पकड़ना चाहते हैं। हम जमीनिया नेता बनना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे तो सोच था समाजवाद का, सामाजिक न्याय का, बहुत सारे लोग हैं कि रिमोट उड़ाने लगा कि कार्यक्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, जमीन को पकड़ के रखते हैं। हम हवा में हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ते। यानी लालू के लिए मुश्किल है, लेकिन बिहार में क्या होगा ये आपको आगे बताएंगे। और आज एक और खबर हमारे पास आई है जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र का जिक्र किया 15 अगस्त को, और उसकी तस्वीर आज देश के सामने आ गई है। दिखाता हूं आपको, देखिए जरा। डीआरडीओ ने सुदर्शन की सफल टेस्टिंग की है, और ये आप देख रहे हैं, ये सफल टेस्टिंग बताने के लिए काफी है कि जो कहा जा रहा है उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। देखिए जरा। ये पूरी तरह से भारत तैयार है, डीआरडीओ तैयार है और सफल टेस्टिंग हुई है। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, आइए जरा। ये हवा में मजबूती हमें रैम्पेज मिसाइल देगी, और ये जो आप देख रहे हैं ये रैम्पेज है, और इसी की पूरी तैयारी की गई है। यानी हवा में भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हवा में मजबूती हो गई, लेकिन समंदर में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एक बहुत बड़ी डील हुई है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और ये सबमरीन भारत की ताकत है जिससे दुश्मन डरने लगा है। इस बीच अंतरिक्ष में भी ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी और भविष्य की तैयारी आप देख रहे हैं। अगर भविष्य में हम लैंड करते नीचे की तरफ, तो कैसे पूरा सफल टेस्ट किया गया है इसरो की तरफ से। और ये टीम जो आप देख रहे हैं, इसरो ने कैप्सूल को कैसे लैंड कराना है, इसकी पूरी सफल टेस्टिंग की है। ये तो भारत की ताकत है, लेकिन इससे किसकी नींद उड़ गई है, दिखाता हूं। मसूद और हाफिज ये कांपने लगे हैं दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ये बड़ा अच्छा सा जो आपको दिख रहा है, ये आतंकियों का ठिकाना है, लेकिन इसे कैसे नेस्तनाबूद किया गया, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में तहस नहस कर दिया। हमारी ब्रह्मोस वहां पर पहुंची और आतंकी सोए हुए थे जो जहन्नुम में पहुंच गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे तबाह किया था, ये तस्वीर आपने देख ली है। लेकिन इसके बाद आतंकी घबराए हुए हैं और आतंकी अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, बाकी ठिकाने भी हमने तबाह किए थे। यानी इस समय आतंकियों की कमर टूट चुकी है
और वो भारत के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आतंकी सड़कों पर आ गए और भारत को धमकी दे रहे हैं। सोचिए जरा, ये आतंकी जब कुछ नहीं कर पाए तो अब भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं और इन्हें केवल डर भारत से है, मोदी से है, भारत की सेना से है। ऑपरेशन सिंदूर के छिड़ने के बाद आतंक के खिलाफ भारत एक अलग मोड में आ गया है। भारत ठान चुका है कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का सीधे खात्मा किया जाएगा। इसलिए तो भारत की कार्रवाई से घबराए आतंकियों की जुबान पर अब केवल मोदी का नाम ही सुनाई पड़ता है। ये शहबाज और मुनीर की शय पर खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। गीदड़ भभकी वाला एक सा ही टेप बजता है। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अजीज हम रुकेंगे नहीं। भारत के खिलाफ ये आतंकी कितनी टेरर अटैक की स्क्रिप्ट क्यों ना तैयार कर। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से चेतावनी दे चुके हैं कि भारतीय सेना हर हमले का जवाब देने को तैयार है। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की सेना जल, थल और नभ में पूरी तरह से तैयार है और आज हुई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग ने यह बता दिया है कि दुश्मन भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। भारत की तो आपने ताकत देख ली, लेकिन ये आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मैं आपको बताता हूं ये भिखारी पाकिस्तान और आतंकी क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाक में बैठे आतंकी तबाह हो चुके हैं। भारत के नाम से ही बिल में छिपे आतंकी अब तिलमिलाने लगे हैं। आतंकियों के ठिकानों को ऐसा तबाह किया है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तो खंडर हो गया, मैंने आपको दिखाया, इसलिए जैश अपना नेटवर्क दोबारा खड़ा कर रहा है। मसूद अजहर ने पाक में फंड रेजिंग अभियान चलाया हुआ है। जैश ए मोहम्मद 313 नए मरकज यानी आतंकियों के अड्डे बनाना चाहता है और इसमें वो आतंकी कैंप चलाएगा। सोचिए जरा, और इन्हीं की आड़ में आतंकी शिविर के लिए वो 3,910 करोड़ रुपए जुटाने में लगा हुआ है और इन पैसों का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने में करेगा। इस बार वो फंडिंग के लिए आधुनिक तकनीक अपना रहा है। वो पकड़े जाने से बचने के लिए ऑनलाइन पैसा जुटा रहा है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल वॉलेट्स हवाला की तरह काम करते हैं और डिजिटल वॉलेट्स की वजह से मसूद के परिवार के नंबर जोड़े गए हैं, खुलासा हो गया है। और आप सोचिए, ये मसूद अजहर और हाफिज ऐसी ही कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूं, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को सुदर्शन का जिक्र किया था और पीएम मोदी ने बता दिया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, भारत पूरी तरह से तैयार है आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए। और पीएम मोदी ने जो लाइन कही थी वो मैं आपको हूबहू बताता हूं कि सुदर्शन के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और कैसी उसकी तैयारी की जा रही है ये आप देखिए, यानी 8 दिन के अंदर 15 को पीएम मोदी ने कहा और 8 दिन में भारत ने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। देखा, पीएम मोदी ने कहा और भारत ने अपनी तैयारी को दुनिया के सामने दिखा दिया। आइए बताता हूं भारत ने क्या किया।
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया और लाल किले से सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र पर बोला था। अब 8 दिन के अंदर भारत के सुदर्शन चक्र की ताकत देखने को मिल रही है। ऐसी 23 अगस्त को ओडिशा के तट से डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल टेस्ट किया गया। इसी के साथ भारत ने अपने रक्षा कवच को और मजबूत कर लिया है। वेपन सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। मूव कीजिए, यह प्रणाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर सकती है और चीन पाकिस्तान के किसी भी हमले को हवा में बेदम कर सकती है। यह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा माना जा रहा है। IADWS 3 अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों को मिलाया गया है, जो नीचे उड़ने वाले ड्रोन, हाई स्पीड विमान और मिसाइलों तक सभी तरह के हवाई खतरों को आसमान में ही मार गिराएगा। यह हमारी पूरी ताकत है दर्शकों, और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन अब मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को भी संदेश दे रहे हैं, और यह संदेश भी बहुत बड़ा है। आइए आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या संदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को जो संदेश दिया है वो क्लीन संदेश दिया है, साफ संदेश दिया है। मोदी ने बता दिया है कि अब जो हम कार्रवाई करेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो अमेरिका के लिए चित करने वाला होगा। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों से वो ठीक नहीं रह रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अलग रास्ते पर चल रहे हैं और मोदी की नीति से डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे, अब यह कहा जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बहुत बड़ा संदेश दिया है। दिखाते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ 2 झटके लगने वाले हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसी कूटनीतिक चक्रव्यूह को तैयार किया जिससे सबसे पहले उनकी टैरिफ नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप 5 अगस्त के उस दिन को याद करेंगे और कोसेंगे जिस दिन उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रंप का शांति वाला नोबेल पुरस्कार हासिल करने का हसीन सपना छन्न से टूट जाएगा। विश्व मित्र न सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच चले आ रहे लंबे युद्ध की आग को बुझाएगा, बल्कि पुतिन को अलास्का और जेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाकर शांति का ड्रामा करने वाले ट्रंप का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। तो देखा, पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या संदेश दिया है, कैसा संदेश दिया है, आइए जरा आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है, भारत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को फ्लॉप करने की रणनीति तैयार की और पीएम मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बगैर भारत की ताकत को बताया। उन्होंने कहा, देश बहती तेज धारा को मोड़ने में सक्षम है। हम ठहरे पानी में कंकर मारकर खुश होने वाले लोग नहीं हैं। सुन लें डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने कहा कि हम बहती तेज धारा को मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चलता है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का 3S मंत्र दिया है। यह क्या है? पीएम ने कहा 2047 में विकसित भारत के 3 आधार होंगे। सुनिए, स्पीड, स्केल और स्कोप के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, हम पूरी ताकत से देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पिछले 11 साल में भारत के विकास की गति देखकर हर कोई हैरान है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह के टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो ये तो एक फ्रंट पे पीएम मोदी ने ट्रंप की नीति को फेल किया। अब ट्रंप का जो सपना है उसे भी पीएम मोदी तोड़ने वाले। वो सपना क्या है दिखाता हूं आपको। रूस यूक्रेन वॉर को डोनाल्ड ट्रंप रुकवाना चाहते हैं और हम भी रुकवाना चाहते हैं,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति अलग है। कैसी नीति है, दिखाइए जरा तस्वीर। वो पुतिन से मिलते हैं और अलग तरह की बात करते हैं। पुतिन से मिलके बहुत कुछ कहते हैं और तुरंत फोन लगाते हैं ज़ेलेंस्की को। अगली तस्वीर दिखाइए। वो ज़ेलेंस्की से मिलते हैं और उन्हें वॉशिंगटन बुला लेते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बात बन नहीं पा रही। लेकिन अब पीएम मोदी ने इसे कैसे ठिकाने लगाने का काम किया, दिखाता हूं। पीएम मोदी पुतिन से मिलने वाले हैं। इस साल के अंत में मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी मिले थे और अब पुतिन जल्द भारत आएंगे। लेकिन सिर्फ पुतिन नहीं आएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी भारत आएंगे और भारत ने तो पहले दिन से कहा है दर्शकों कि ये युग युद्ध का नहीं है और इसलिए पीएम मोदी अगर इसमें मध्यस्थता करेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल का सपना भी टूट जाएगा। आइए आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाने में अब तक असफल रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब पीएम नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत करेंगे और साल के अंत तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। और भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भी ज़ेलेंस्की के भारत दौरे के संकेत दिए हैं। यूक्रेन के राजदूत बोले भारत यूक्रेन के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है, जिसके बाद दोनों पक्ष तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। और यूक्रेनी राजदूत ने कहा ज़ेलेंस्की का भारत आना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अब तक तटस्थ रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने हर मौके पर दोनों देशों से शांति की अपील की है। रूस यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी और अगर जंग रुक गई तो इसे भारत की बड़ी कामयाबी माना जाएगा और इससे डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया का बॉस बनने का सपना टूट जाएगा, जबकि मल्टीपोलर वर्ल्ड की बुनियाद और ज्यादा मजबूत होगी और इसमें भारत उभर कर सामने आएगा। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। भारत का कद को मुझे लगता है दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। भारत एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रोकने में और ये इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से अपनी कूटनीति भारत के विरुद्ध चला रहा है वो आई थिंक बैकफायर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन हुआ है और योगी की पुलिस ने एक ऐसा एनकाउंटर किया जिसकी देश भर में तारीफ हो रही है। ये आप देख रहे हैं, एक पति ऐवान बन गया था, अपनी पत्नी को मारता है फिर जिंदा जला देता है। उसका हिसाब क्या है, तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये कल मैंने आपको बताया था इनकी शादी हुई 2016 में और ये जो दिख रही है निक्की, इस शख्स जो विपिन नाम का है, इसने निक्की पर हमला कर दिया और जबरदस्त मारपीट की तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद आज योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये विपिन भाग गया था, ये फरार था। योगी की पुलिस ने इसको पकड़ा, ये भाग रहा था, इसका एनकाउंटर हो गया है। तो इसका एनकाउंटर कर दिया गया है और परिवार वाले भी अब इस कार्रवाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसे लेकर पूरी तैयारी थी और परिवार वाले भी इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये आरोपी सास है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन आपको बताता हूं कैसे यह कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। 24 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी विपिन को अपने साथ ले गई। हत्या में शामिल सबूतों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है और विपिन से पूछताछ कर रही है। विपिन ने अचानक हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विपिन घायल हो गया। आरोपी विपिन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट में विपिन भाटी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत उसे मिली है। कई तरह की बातें उसने कही। पति विपिन पर निक्की का परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि दहेज में मर्सिडीज की डिमांड की गई थी। निक्की के परिवार ने मर्सिडीज की जगह स्कॉर्पियो दे दी।
और 11 तोला सोना, लाखों का कैश और बुलेट भी। इसके बावजूद 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं मिले और निक्की के साथ मारपीट होती रही। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी घर में हुई है और कंचन के साथ भी अक्सर मारपीट होती रहती। जिस वक्त निक्की को पेट्रोल डालकर जलाया गया था, कंचन वहीं पर मौजूद थी। वो मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मारपीट और जलाने का वीडियो अपने मोबाइल से बनाया और आरोपी विपिन और परिवार वालों की हैवानियत उसी से सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूं, जो विपिन है जिसका एनकाउंटर हुआ है, वो सफाई दे रहा है। क्या कह रहा है सुनवाता हूं। आपको मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और न्यायालय इसे को फांसी लगाना चाहिए। कोई 10-20 साल की सजा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब ही बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। पार्लर खोल के दिया, सारा 1.5 लाख रुपया लगाया पार्लर में। दरिंदे उस पार्लर की आधी कमाई खाते रहे। 50,000 रुपया हमें दो, 50 तुम ले। ये इतने दरिंदे जलील हो गए, पैसे मांगता था, काम नहीं, कुछ नहीं करता। आवारागर्दी में केस लगे, जो भाग के रहा, क्यों भागे? ग्रेटर नोएडा से मामला सामने आया। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया। दिखाता हूं आपको। यह है आरोपी आदित्य शर्मा और यह है पीड़िता सोनाली शर्मा। हुआ क्या है, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यहां पर भी मामला दहेज का है और इसे लेकर ही अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, सोनाली के साथ जो बर्बरता हुई है उसके सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा कितना मारा गया है। परिवार वाले कह रहे हैं मारपीट की जाती है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये सीसीटीवी वहां लगा हुआ है और पूरी तस्वीर इस सीसीटीवी में कैद हुई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सोनाली के साथ बर्बरता की गई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ग्वालियर से भी हूबहू वही मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है। आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया है। ग्वालियर में दहेज के लिए बहू की जान लेने की कोशिश की गई। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या की कोशिश हुई। सोनाली को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ। सोनाली के ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगा है। सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया और दिल्ली के अस्पताल में वो अब जिंदगी से जूझ रही है। सोनाली के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर केस भी दर्ज कराया। सोनाली के पिता का आरोप है कि 14.5 लाख कैश दिया। शादी के बाद ससुराल वाले बुलेट की मांग करने लगे। सोनाली शर्मा ने इनकार किया तो बुरी तरह पीटा गया। ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से सोनाली को दाग दिया और अलग अलग तरीकों से उसे मारने की कोशिश की। फिलहाल 1 महीने से वो आईसीयू में भर्ती है और ससुराल वाले सभी लोग फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब मैं आपको बताता हूं परिवार इस मामले को लेकर क्या कह रहा है, सुनिए जरा। 19 जुलाई को रात को जब फोन आया, 12 बजे के करीब आया, उसने बताया मम्मी मुझे घबराहट हो रही है, मेरे ससुराल वालों ने पेप्सी में कुछ 9:30 बजे के टाइम पे पिला दिया है। तो मैंने अपने बेटे से बोला, मतलब अपने दामाद के लिए फोन लगाया, तो उसने फोन लगाया तो उसकी सास बोल रही थी कि अब रात के 12 बजे लेके कहाँ जाऊँ। लाने वाले फोटो उसने डाले थे, अपने भैया के पास डाले थे, मुझे भी नहीं डाले थे कि मम्मी पापा को दिखा देंगे तो पापा शायद ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। मैंने 14.5 लाख रुपए भी शादी में दिए थे, फिर भी उनकी डिमांड बढ़ती रही। मैं फिर भी बोलती थी मैं दे दूंगी, मेरे पास एक लड़की है, मैं मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे तो कमाएंगे, मैं लड़की को दे दूंगी। पर मुझे ये मालूम नहीं था मेरी लड़की के साथ ये बाध्यता होगी। सब डैमेज हो चुका है, अभी डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो 1% चांस भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब रखा है वेंटिलेटर पे, पता नहीं क्या होगा। उसको परेशान तो बहुत करते थे, मुझे बताती थी वो, मुझे रोते हुए वो वीडियो कॉल भी करती थी कि आज माइक्रोवेव की डिमांड करी है, आज ओवन की डिमांड करी है। कभी बोलते थे कि इडली डोसे के बर्तन ले आओ, कभी स्कूटी ले आओ, कभी गोल्ड की ज्वेलरी ले आओ। उनकी डिमांड कंटिन्यूसली होती थी। पर 1-2 बार पापा को बताया था, क्योंकि वो सोचती थी पापा हार्ट के पेशेंट है तो पापा को बताएंगे दिक्कत हो जाएगी, तो वो घर पर शेयर नहीं करती थी। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और इस समय बाढ़ और बारिश ने पूरे उत्तर भारत में कहर बरपाया हुआ। दिखाता हूं आपको क्या हालात है जम्मू से लेकर बिहार तक।
पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये पठानकोट का पंजाब है, देखिए आप, ये घर भर कर गिर गया। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। बारिश ने कैसे कहर बरपा दिया। 3 मंजिला है घर, भर भरा कर ढह गया। ये देखिए आप, ये आपने पंजाब के पठानकोट की तस्वीर देखी। आइए आपको बिहार में तस्वीर दिखाता हूं। बिहार में भी यही हो रहा है। जो पानी का बहाव है वो इतना तेज है, कटान की वजह से कई घर ढह गए। देखिए आप, ये पूरा का पूरा 2 से 3 मंजिला घर है, पानी के अंदर समा गया। कुछ सेकंड में ये घर दिखता ही नहीं है आपको। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 से 6 सेकंड के अंदर ये पूरा पानी के अंदर समा गया। अब मैं आपको बताता हूं कठुआ में देखिए क्या हालात। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये किसी भी वक्त टूट सकता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इस समय यहां पर भी हालात खराब हो गए हैं। और ऐसा ही हाल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है लेकिन चंदन अपनी सुगंध नहीं खोता, उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में अच्छे गुणों को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भारत की बात है में इतना ही। के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब MDH की हल्दी मिर्ची क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची।